Good afternoon all. Good afternoon sir. Thank you so much for this opportunity. Guys, 5 से 7 मिनट की पीपीटी है. मैंने जो पीपीटी बनाई है इसमें मैंने कुछ चीज़ें एड्रेस करी हैं जो कि अभी हम सब ना मिस कर रहे हैं. जैसे अभी हमने देखा ना कि प्लेगरिज्म में जो हमने देखा कि ऊपर का जो फॉन्ट था वो छोटा था, नीचे वाला फॉन्ट जो था वो बड़ा था. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सबके काम आएंगी. 5 मिनट के लिए देख लेंगे, ठीक है. और कोई क्वेश्चन होगा तो इस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है. तो फॉर्मेट जो होता है मैंने स्टार्ट किया है कि हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, जो मेरा टॉपिक है कि भाई रिसर्च पेपर जो हो लिखना कैसे है, ठीक. उसके बाद में मेरा नाम आएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, कौन से कॉलेज का हूँ, यानी कि अपना कॉलेज का नाम हो गया. फिर उसके बाद में कॉलेज का लोगो या फिर यूनिवर्सिटी का लोगो ये आएगा. उसके बाद में हमारी जो यूनिवर्सिटी है जो एफिलेटेड है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, ये हो गया. अब एक चीज़ जाके देखना, सबने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी जाके देखी है, खोल के देखी है, किसी ने ओपन करी है वेबसाइट. उसमें एक गलती है, उत्तराखंड के नाम में स्पेलिंग में गलती है, RA है और नीचे वाला जो है उसमें RA नहीं है. तो थोड़ी सी गलतियां जो कि हमें ध्यान देनी है. पीछे सर मैंने ना सेम डिक्टो लिखा है, रात को बैठ गया यही है सर, मैंने सेम डिक्टो लिखा है पूरा. हाँ बट मैंने पूरा यही लिखा है सेम देख के. हाँ ठीक है. तो कहने की बात क्या है कि जब आप कोई रिसर्च पेपर बनाने जा रहे हो या रिसर्च पेपर करने के लिए काम करने के लिए आप बैठ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च पेपर होता क्या है और आपको वो बनाना किस तरीके से है. क्योंकि अभी हमें एकेडमिकली अपने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखने भी हैं, हमको थीसिस भी लिखनी है, बहुत सारा काम करना है, तो हमको पता होना चाहिए लिखना किस तरीके से है. सेकंड स्लाइड देखते हैं जिसपे क्या है कि रिसर्च पेपर होता क्या है. रिसर्च पेपर क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं बहुत टाइम से कि भाई रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर लिखना है, हमको पता होना चाहिए रिसर्च पेपर क्यों लिखना है. तो सिंपल सी बात है कि भाई हमको रिसर्च पेपर लिखना है. जैसे कि मैंने पीपीटी बनाई कि भाई मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जो हम मिस कर रहे हैं, क्लासेस में भी मिस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में भी मिस कर रहे हैं. तो मैंने अपनी पीपीटी इस तरीके से बनाई कि जो मैं मिस कर रहा हूँ उसको क्या कर सकूँ, ओवरकम कर सकूँ. तो यानी कि मेरा रिसर्च का टॉपिक क्या है कि जो हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं उसको हम ओवरकम कर सकें. तो हमको कोई भी रिसर्च लेनी है, कोई भी रिसर्च करनी है, कोई भी टॉपिक लेना है तो इस तरीके से लेना है कि जो रिसर्च तो चल रही हो बट कुछ उसमें गैप्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि कमी है जिनको हमको क्या करना है, पूरा करना. सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है. ये एक ओवरऑल रिसर्च पेपर के एक भाई उसमें क्या क्या होता है कि भाई जैसे कि इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, कि अगर हम मान लेते हैं एक टॉपिक के बात कर लेते हैं, जैसे कि जस्ट से एन एग्जांपल की लाइक अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में चीज़ें चल रही हैं. तो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में चीज़ें चल रही हैं तो अभी हम मैक्सिमम क्या सुन रहे हैं कि भाई कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ. उसके बाद में हम 2-3 चीज़ों पे बात करें. इंडस वाटर ट्रीटी पे बात कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं. दूसरा शिमला एग्रीमेंट पे हम बात कर रहे हैं. बट हमने ये नहीं सोचा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास किया था 1948 में, रिजोल्यूशन नंबर 47. उस पर हम कोई बात नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहे, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. अभी के करंट का जो सिनेरियो है, जो अभी हमारी फॉरेन पॉलिसीज चल रही हैं, उन फॉरेन पॉलिसीज में मोदी जी गवर्नमेंट का कितना रोल है ना. तो ये सब चीज़ें हमको ये क्या करती, मैटर करती हैं. हमको ये पता होनी चाहिए कि हमको इस तरीके से अपना क्या करना है, पेपर लिखना है, ठीक. अब हम पेपर लिखना चाहते हैं, हमको डाटा चाहिए, पढ़ने के लिए हमको चीज़ें चाहिए. हम पढ़ने के लिए बैठेंगे, बुक्स बैठेंगे. जैसे कि अगर मैं ये फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ तो मैं बुक के ऑथर का नाम बताऊँ तो मैंने VN खन्ना पढ़ी है. बट अभी बहुत सारे हैं जिन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, UPSC के भी हैं, जो कैंडिडेट्स भी हैं, जो सिलेक्टेड भी हो चुके हैं, उन्होंने भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. अब उन फॉरेन पॉलिसीज, चलो अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च की. अब मुझे रिसर्च करनी है किसी एक टॉपिक पे, कोई भी आप एक टॉपिक ले लो, चाहे वो आपका बायोलॉजी का हो, चाहे वो जियोलॉजी का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो. अभी हमें वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में डाटा चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ से है. तो 4-5 मेन वेबसाइट जो हैं जहाँ पे हम वो डाटा हमको मिल जाता है. वो वेबसाइट कौन कौन सी है, गूगल स्कॉलर हो गया, आप सभी जानते होंगे, गूगल बुक्स हो गया, ठीक है, पबमेड हो गया. पबमेड जो है काफ़ी फेमस है, अमेरिका में और वैसे भी इंटरनेशनली काफ़ी यूज होता है. मेडिकल वालों के लिए काफ़ी सही है, जो फिर साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर किसी को आर्टिकल वगैरह देखना है तो यहाँ पे काफ़ी मिल जाते हैं. रिसर्च गेट हो गया, JSTOR हो गया, शोध गंगा हो गई. यहाँ पे हम गए, हमने टॉपिक डाला इंडिया पाकिस्तान कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, उस पर हमको क्या आ जाएंगे, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल आ जाएंगे. फिर हम रिसर्च आर्टिकल्स को हम क्या करेंगे, 7-8 मेरे ख्याल से 7-8 हमको डाउनलोड करने हैं. फिर उनको पढ़ना है कि 7-8 से 7 से 10 के हम के बीच में उनको पढ़ना है. फिर उसके बाद हमको उनको अपने वर्ड्स में लिखना है. हमको ना पैराफ्रेज करना है. कल हम बात कर रहे थे ना, पैराफ्रेजिंग के टूल्स होते हैं. आई डोंट रिकमेंड कि पैराफ्रेज यूज़ करो,
इफ़ यू आर राइटिंग ए रिसर्च पेपर एंड इफ यू वांट टू पब्लिश ए रिसर्च पेपर इन ए गुड जर्नल, तो यू हैव टू डू लाइक जीरो से स्टार्ट करना और कोई पैराफ्रेज यूज़ ही नहीं करना, ना कोई क्विल बोट यूज़ करना है, ना स्पिन बोट यूज़ करना है। काफ़ी टूल्स हैं, चैट जीपीटी भी है, टूल्स हैं, बट हमको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या मिल गया, हमको आर्टिकल्स मिल गए पढ़ने के लिए, कि हमको 10 आर्टिकल मिल गए, हमको 10 आर्टिकल यहाँ से क्या करने, पढ़ने स्टार्ट करने। ठीक है, अब हमको 10 आर्टिकल मिल गए, इंडिया कश्मीर एक कॉमन टॉपिक हो गया, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एक क्या हो गया, कॉमन टॉपिक हो गया। बट उसमें भी क्या क्या, उसमें भी कुछ लूप्स होते हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। अब उनको देखना है कि यार वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिन पे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हम रिसर्च टॉपिक का ना, या फाइंडिंग का क्या है कि रिसर्च टॉपिक को फाइंड करेंगे, टाइटल टॉपिक को भी फाइंड कैसे करते हैं और टाइटल को भी कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे ही करते हैं। सिंपल सा क्या है कि एक ऐसा टॉपिक लेंगे, जैसे मान लो कि आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है, अभी आपको एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, हमें 2 पब्लिश कराने पेपर, मान लो कि हमें कोई एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश कराना है। अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं अभी मेरा मन है यूथोपिया पे लिखने का, सर यूथोपिया पे मैं काम कर रहा था, यूथोपिया पे मेरा मन था कि लिखने का कि यूथोपिया में किस तरीके से अफ्रीका में डेवलपमेंट और उसके साथ वाली कंट्रीज़ में किस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई। परंतु यूथोपिया अभी इंपॉर्टेंट है या अभी इंडिया पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है? इंडिया पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि वो करंट में टॉपिक है। तो अगर हमको कोई पेपर ऐसा कि पब्लिश करना है, तो हम ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जो कि करंट में चल रहा हो। तो कैसा टॉपिक लेंगे हम, जो कि हमारा क्या हो, करंट में हो। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि भाई टॉपिक जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टॉपिक है वो हम कहीं से भी रैंडम ले रहे हैं। टॉपिक क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तीसरा, स्पेसिफिक होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब भाई आप कोई पेपर पढ़ रहे हो, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, हम कोई जर्नल्स का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हम कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, हमको इंटरेस्ट कब आता है, जब उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो। अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अभी अमीश त्रिपाठी काफ़ी फेमस है, अमीश त्रिपाठी का नाम सुना होगा आप सभी ने, प्रेमचंद का नाम सुना होगा सभी ने, प्रेमचंद काफ़ी फेमस है। प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी हैं किस टाइम पे, आज़ादी से पहले, बट उसने आज़ादी से पहले पे कहानियाँ इस तरीके से लिखी कि वो प्रेरित कर सके लोग बागों को आज़ादी के लिए। तो उसकी कहानियों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी फ्रीडम उसमें। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा देना है कि सामने वाला जो पढ़े वो कहे कि यार बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ गया, कुछ तो अलग था। ठीक है, क्लियर है, इट शुड बी इंटरेस्टिंग। बट अब बात है यहाँ पे ये कि हमको अपना एक पेपर है, हमने पढ़ लिया, हमको एक पेपर है वो लिखना है, बट हम उसको किस तरीके से पेश करें। हमने खाना बनाने सीख लिया है, बट हमको खाने को क्या करना है, अभी परोसना भी है, और खाने को हमको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से परोसना है। तो एक रिसर्च पेपर जो होता है उसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में बॉडी होगी, फिर क्या होगा भाई मैथोडोलॉजी होगी, उसके बाद में रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस होंगे, लास्ट में जाके क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो एक स्ट्रक्चर होता है रिसर्च पेपर को लिखने का। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको आर ग्लास स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या IMRAD स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। 5 फिंगर है, 5 के नाम से याद रख लेना, IMRAD। आई का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन, एम का मतलब क्या है, मटेरियल मेथड्स, आर का मतलब क्या है, रिसर्च, ए का मतलब एंड डी का मतलब क्या है, डिस्कशन। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे हमको इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है। हम मटेरियल मेथड्स की बात करेंगे तो हमने कौन कौन से मटेरियल्स एंड मेथड हैं जो कि लिए हैं अपने पेपर को लिखने में या पेपर को पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद में क्या रिजल्ट निकल के आए। हम बात कर रहे थे ना इंडिया कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे हम बात कर रहे थे। अगर मैं UNSC उसकी बात करूँ, UNSC रिजोल्यूशन की बात करूँ तो 1948 में हो गया। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बैठेगी नहीं, उसमें परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, नॉन परमानेंट मेंबर कौन से हैं, उनका रोल क्या है। अगर वोटिंग होगी तो वीटो पावर का किसका रोल होगा, किसका नहीं होगा, है ना, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे क्या होगी, मटेरियल मेथड्स में आ गए भाई। इस तरीके पे अगर मान लो कि अगर वहाँ पे वोटिंग होती है तो वो इस तरीके से होगी। फिर हमारी रिसर्च क्या निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के आ गया कि हमारा ये रिजल्ट निकल के आया। आप साइंस के जो स्टूडेंट है, साइंस के लिए काफ़ी सही है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सही है। उन्होंने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट हो गया, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, उसने वो फाइंडिंग्स लिए, उसने लिखा कि भाई हाँ ये चीज़ है, ये हमको देना है। फिर रिजल्ट्स क्या निकल के आए, उन रिजल्ट्स पे निकल के आने के बाद में हम क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि भाई रिजल्ट निकल के आया, हमको क्या करना है, उस पर डिस्कशन करना है कि डिस्कशन क्या होना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर लास्ट में हम जाके क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब हमको आउटलाइन सोचनी है पेपर को लिखने के लिए, आउटलाइन सोचने के लिए। अगर हम कोई पेपर लिख रहे हैं, पेपर को पब्लिश कराने के लिए जा रहे हैं, तो आउटलाइन क्या होगी। आउटलाइन का सिंपल सा ही है, जो हम IMRAD पढ़ रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो क्या ऐड करनी है कि सबसे ऊपर टाइटल हो गया, टाइटल के बाद में नाम आता है ऑथर का,
किसका नाम आता है? ऑथर का। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जेंडर जो है टाइटल है, बट उसके बाद में किसका नाम आ रखा है? उसके बाद में नाम आ रखा है ऑथर का, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हम सबसे बाद में लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में बाद में बताऊंगा आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद में क्या आता है? कीवर्ड्स। अगर हमने कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करें तो क्या कौन से आएंगे? हमारे यहाँ पे आएंगे कीवर्ड्स। और फिर क्या आएगा? हमारा इंट्रोडक्शन। तो ये एक पेपर है, काफ़ी फेमस पेपर है जेंडर, ठीक है। ये यहाँ पे देख लेंगे, ऑथर का नाम हो गया, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे कीवर्ड्स हो गए, यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। सेम चीज़ लिखी हुई है, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कीवर्ड्स हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस हो गए, कंक्लूजन हो गया एंड रेफरेंसेस हो गए। अब हम बात करेंगे फॉन्ट की और स्ट्रक्चर की। हमको जो पेपर है, अपने जो पीएचडी देनी है वो किस पे देनी है? पेपर पे देनी है। A4 पेपर होता है ना, जिस पे हमें पीएचडी लिखने वाला थीसिस जो है उस पर लिख के देनी है। पेपर का भी क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है। ये A4 पेपर है, स्ट्रक्चर क्या है कि मतलब हमको किस तरीके से लेना है कि 1.5 इंच इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पेपर को फोल्ड करेंगे और 1-1 इंच हम साइड से लेंगे। ये रिसर्च मैनुअल है यूनिवर्सिटीज़ की जो बोलती हैं। मैंने जो फाइंड करे मेरे को 2 मिले, JNU का तो मैं फॉलो करता हूँ, तो JNU का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। JNU का फॉर्मेट जो है वो सेम है, 1.5 इंच लेफ्ट में और बाकी की 3 साइड में क्या 1 इंच, ठीक है। उसके बीच में क्या लिखा जाएगा? हमको पेपर लिखेंगे। मैंने फिर उसके बाद में उत्तराखंड में देखा तो जीबी पंत की मुझे मिली। जीबी पंत यूनिवर्सिटी है पंतनगर वाली। सर मैं टॉकिंग अबाउट रिसर्च पेपर, बट मैं उसमें थीसिस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में ना मैंने। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाउ थीसिस करता है? ठीक है, तो रिसर्च पेपर पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो पंतनगर यूनिवर्सिटी जो होती है, पंतनगर यूनिवर्सिटी का एक अलग क्राइटेरिया है। उन्होंने बोला है कि भाई उनका जो पेज का ये है उसमें मार्जिन हम अलग अलग रख सकते हैं, उनका मार्जिन जो है वो अलग है। बट उन्होंने फॉन्ट यूज़ करने के लिए जो बोला है वो बोला है टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए? 12, जो कि एक स्टैंडर्ड है। अभी हम जो जितनी भी पीपीटीज देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि किसी ने कैलबरी यूज़ किया हुआ है, किसी ने टाइम्स न्यू रोमन यूज़ किया हुआ है, किसी ने कौन सा यूज़ किया हुआ है, और उसमें जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ भी क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है लाइन स्पेसिंग की, कि हम जो वर्ड्स उसमें लिख रहे हैं, जो सेंटेंस उसमें लिख रहे हैं, उसमें लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? तो जो जनरली यूज़ होती है वो होती है 1.5 लाइन स्पेसिंग, ठीक है। फॉन्ट साइज 12 एंड लाइन स्पेसिंग 1.5, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ की क्या थी? कॉमन थी। अब हम लिखने बैठते हैं किस पे? इंट्रोडक्शन पे आते हैं। हमको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है कि भाई हमको एक पेपर लिखना है, जर्नल में छपवाना है, कुछ करना है। तो जो इंट्रोडक्शन है आप सबको भी पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि हमको इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ है, जो ओपनिंग स्टेंस है, वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर कोई स्टार्टिंग में पढ़ेगा ना पहला पैराग्राफ तो कहेगा कि यार अच्छा लिखा है, तो उसको फिर इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो हाँ, क्या सर? इट शुड बी अट्रैक्टिव, लाइक कि मतलब सर आई एम गोइंग टू टेल इन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो ओपनिंग सेंटेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। पहले जो सेंटेंस है वो 1 या 2 पैराग्राफ का होना चाहिए, लाइन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो है कि वो जो इंट्रोडक्शन है उसमें ऑब्जेक्टिव जो है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं उसको क्या होना चाहिए? कंसाइजली क्या होना कि बताना पड़ेगा हमें कि भाई हमको इंट्रोडक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस अच्छी तरीके से हमको बताना है। फिर उसके बाद में क्या है? जस्टिफिकेशन देनी है उस ऑब्जेक्टिव की कि भाई हम इस पे काम क्यों करना चाह रहे हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है, हमने कौन कौन सी लिटरेचर से रिव्यू किया है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन सर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ना कंपोनेंट्स। तो इंट्रोडक्शन में सिंपल हमने देख लिया कि हमको लिखना कैसे है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इसमें पहला क्या? बैकग्राउंड ऑफ आवर स्टडी, हिस्टोरिकल डाटा क्या है, की टर्म्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या है, ये सब हमको उसमें लिखनी है। उसके बाद में हमने लिटरेचर रिव्यू किया होगा, जैसे हमने 8-10 डाउनलोड किए ना पेपर और बुक्स वगैरह पढ़ी, तो हमने उनका लिटरेचर से अपनी थिंकिंग से इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रिसर्च गैप, हमको इंट्रोडक्शन में ही बताना है कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसमें रिसर्च गैप क्या था जिसको हम क्या करने वाले हैं? एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है जी। फिर ऑब्जेक्टिव हो गया और स्कोप हो गया। अब स्कोप के बारे में अगर हम बात कर रहे थे तो स्कोप क्या है कि हमको एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात करनी है। जैसे सर ने बोला कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट थीसिस तो थीसिस पे बताओ, अगर पेपर पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने आई पढ़ लिया है। हमको मटेरियल एंड मेथड्स, मटेरियल एंड मेथड्स आई थिंक सो कि आप सब ने कर ही लिए हैं मेरे ख्याल से। 2-3 पीपीटी इस पे हो चुकी हैं कि भाई किस किस तरीके से मटेरियल्स एंड मेथड जो यूज़ किए जाते हैं। बट एक डायग्राम है, ये छोटा सा, ये देख लो,
कि भाई हमने कुछ चीज़ को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई हमको एक क्वेश्चन पे काम करने का है, उस पर फिर हमने क्या किया, उस पर एक हाइपोथेसिस तैयार करी। हाइपोथेसिस भी आपको पता है कि हाइपोथेसिस क्या है, एक आइडिया है कि जिस पे हमको काम करना है। नल हाइपोथेसिस हो गया और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। ये दो क्वेश्चन हमको अपने दिमाग में रख के हमको अपना क्या लिखना है, पेपर जो है वो राइट करना है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, फिर हमारे कंक्लूजन आएंगे और रिजल्ट आएगा, उसको हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे आगे। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में हम जब लिखने वाले होंगे तो जो हमारा कंक्लूजन है, इट शुड बी इंटरकनेक्टेड विद द इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन के साथ में क्या होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। बट और हम रिसर्च मटेरियल एंड मेथड्स की बात कर रहे थे और रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस की बात कर रहे थे, वो भी आपस में क्या होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। तो जो हम कंक्लूजन पाएंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे तो जो हमने रिसर्च करी है, पहले तो हम उसको बताएंगे भाई हमने देखो ये रिसर्च करी है, हमारा ये पॉइंट था, इस पे हमने रिसर्च करी और ये जो पॉइंट है, ये जो फाइंडिंग है, ये इस चीज़ को क्या करती है, बताती है, इसका सॉल्यूशन है या इसकी ओवरकम करती है, ठीक है जी। अभी हम बात कर लेते हैं लाइक इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। अभी नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी चल रही है, आप सबको पता होगा। नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, इंडिया के साथ वाले जो आसपास के देश हैं उनके साथ में हमारे संबंध क्या रखने, अच्छे रखने हैं। बट आसपास के जितने भी देश हैं क्या उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, किसी के साथ में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन जो है ना वो हमारा जो इंट्रोडक्शन था उसके साथ में क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए कि हमारा जो लास्ट में जो हमारी फाइंडिंग्स है वो ये निकल के आई हैं। फिर वो इम्प्लीकेशंस क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, हमारी जो कंक्लूजन में वो चीज़ें लिखेंगे लास्ट में कि हमारा जो फाइंडिंग्स है वो रिकमेंड किस किस को कर रहे हैं, कि किस किस के काम आने वाले हैं, किस किस के काम नहीं आने वाले, ठीक है। रेफरेंसेस सबसे लास्ट में जाके हम क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस लिखेंगे। रेफरेंसेस का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, लाइक एक स्ट्रक्चर होता है कि AFA फॉर्मेट में लिखना है, MLA फॉर्मेट में लिखना है, शिकागो फॉर्मेट में लिखना है या IEEE फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। रेफरेंसेस जो लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हमने जो पेपर देखा था, किसका, जेंडर वाला जो पेपर देखा था, रेफरेंसेस उसमें इस तरीके से लिखे हुए हैं। रेफरेंसेस क्या होते हैं, जहाँ से हम पढ़ते हैं। अगर मैंने कोई बुक पढ़ी है तो मैं उस बुक का रेफरेंस दूंगा, मैंने कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा है किसी जर्नल का, किसी पर्टिकुलर थिंकर का, तो मैं उसका क्या करूंगा, यहाँ पे रेफरेंस दूंगा। अब हमारा क्या हो गया, हमारा एक पूरा पेपर बनकर तैयार हो गया, क्या, रिसर्च पेपर, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में हमारे क्या हो गया, मटेरियल्स एंड मेथड्स हो गए, फिर हमारा रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स हो गया, फिर हमारा उन पर डिस्कशन हो गया, लास्ट में कंक्लूजन हो गया और उसके बाद में क्या हो गया, हमारा रेफरेंसेस हो गए। अब हम इस पेपर को क्या करते हैं, अपलोड करते हैं किस पे, प्लैग चेक करने के लिए, हमारे इसमें प्लैग कितना है। तो प्लैग चेक करने के लिए 4, 5, 6 वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं वो हैं टर्निटिन, ग्रामरली, ऑथेंटिकेट एंड कॉपी लीक्स। हम जो यूज़ करते थे सर, हम टर्निटिन यूज़ करते थे। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे भी। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो यूजीसी वो प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ को। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में टर्निटिन यूज़ होता है। आप टर्निटिन पे जाके कोई भी पेपर डालेंगे तो आपको सिमिलैरिटी इंडेक्स यानी कि प्लेरिज्म जो है बता देगा। अब वो प्लेरिज्म जो बताएगा कुछ इस तरीके से बताएगा कि अगर मान लो कि मैंने एक रिपोर्ट लिखी है और मैंने टर्निटिन पे डाला और वहाँ पर जाके मुझे पता लग रहा है कि मेरा सिमिलैरिटी इंडेक्स यानी कि प्लैग कितना आ रहा है, 7% आ रहा है, ठीक है। उसमें वो ये भी बता देगा कि भाई इंटरनेट सोर्सेज कितने हैं, उसमें ये भी बता देगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना, हमने किस में से कितना लिया है, कितना लिखा है, उसके बाद में वो पब्लिकेशन से हमने कितना पढ़ा है वो सब बता देगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अगर कोई ऐसे लिख के 10, 15, 20% प्लैग लेके लिख देगा तो पेपर नहीं लिखा जाएगा। पेपर आपको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट तरीके से लिखना पड़ेगा। जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है अगर उनकी फाइंडिंग्स जो हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो सही तरीके से अप्लाई नहीं होते या सही तरीके से निकल के नहीं आते, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट लिखा क्यों जाता है, एब्स्ट्रैक्ट जो वो लिखा क्यों जाता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए ना 2-3 चीज़ें होती हैं। भाई मेरे को एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है तो मुझे जो जर्नल है जहाँ पे मैं भेजना चाह रहा हूँ वहाँ पे मुझे हो सकता है कि वो सामने वाला मेरे से एब्स्ट्रैक्ट मांग ले, क्या मांग ले, एब्स्ट्रैक्ट मांग ले। तो मुझे उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। हम अभी थीसिस लिखने वाले हैं PhD में, तो हमें उसके लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे कोई पेपर अपना ऑडियंस के आगे क्या करना है, पेश करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट में बोलते हैं कि 150 से 200 वर्ड होने चाहिए, बहुत सारे हैं जो कि बोलते हैं कि 250 से 300 वर्ड होने चाहिए। तो ये सिंदूर की कीमत है ना जो अभी समझ में नहीं आएगी एब्स्ट्रैक्ट की। रमेश बाबू, सौरभ, रमेश बाबू,
अभी जो एब्स्ट्रैक्ट है ये चुटकी भर सिंदूर की कीमत है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे ना 100-200 वर्ड, तब हम पे नहीं लिखा जाएगा ये। अभी हमको लिखना है कि 100-200 वर्ड हम लिख देंगे, बट ये चुटकी भर सिंदूर की कीमत नहीं आएगी हमें समझ में, बाद में आएगी बहुत जब हम लिखने बैठेंगे। ठीक, ये सर मेरा लास्ट में था कि जो कि हम जो थीसिस प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि देने वाले हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, कवर पेज होता है। तो जो मेरे को 2 यूनिवर्सिटीज़ का कवर पेज मिला, मैं वो लेके आया, एक JNU का है, एक अपना दूनी यूनिवर्सिटी का है। तो ऊपर क्या है, ऊपर हम टाइटल लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि भाई जो थीसिस है ये सबमिटेड की जा रही है, फिर उसके बाद में जो कि सबमिट कर रहा है उसका नाम आएगा, ऑथर जो है, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी का लोगो हो गया या फिर हमारा कॉलेज का लोगो होगा, ये आएगा। फिर लास्ट में जाके डिपार्टमेंट के बारे में आएगा और सबसे लास्ट में जाके आएगा कि हम कौन से साल में ये काम कर रहे हैं या फिर अभी कर रहे हैं। तो मैंने जो पहला पेज बनाया था सर वो इस फॉर्मेट में बनाया था। पहले मेरा टाइटल हो गया, फिर मेरा नाम हो गया, फिर हमारे कॉलेज का क्या हो गया, लोगो हो गया, फिर उसके बाद में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, और ये हमारा मई हो गया था, मई 2025 हो गया। तो मेरा जो रिसर्च पेपर था वो इतना था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।